अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट तो है कोई नहीं, तो मैं अपना लेक्चर डिलीवर करना शुरू करती हूँ। रिकॉर्डिंग एटलीस्ट हमारी स्टार्ट हो जाए। इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है, आज हम काइनेटिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं, काइनेमैटिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं। आज हम स्पेसिफिक स्टार्ट करेंगे और हमारा टॉपिक है बोन। बोन क्या होती है या बायोमैकेनिक्स उसकी क्या है, बोन कैसे ग्रो करती है और उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है। बोन की डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक हार्ड स्ट्रक्चर जो कि हार्ड मटेरियल से बना हुआ है और वो बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसी तरह इसके फंक्शंस हैं। स्केलेटल सिस्टम के अंदर बैलेंस भी क्रिएट करता है, मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, लिगामेंट्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, एज अ लिवर एक्ट करती है बोन। और इसके अंदर जो प्रेजेंट मटेरियल्स हैं, हमें डिफरेंट मेटाबॉलिक डिजीजेस में जब कैल्शियम कम हो या कैल्शियम ज्यादा हो, उस टाइम पे या तो इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होती है या फिर इसके अंदर से कैल्शियम निकल के हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। कंपोजिशन क्या होती है बोन की? बोन के अंदर मतलब कि वो किस चीज से बनी हुई है, उस कंपोजिशन का मतलब ये है। तो उसके अंदर तीन चीजें आती हैं। मटेरियल, कि उसके अंदर मटेरियल क्या है, ठीक है। उसके अलावा उसके अंदर कोलेजन होता है और वाटर होता है। तो जो बेसिकली मटेरियल जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो सीमेंटेड मटेरियल क्या होता है, वो है कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। ये जो दो चीजें हैं, ये मिनरल, इनको कहते हैं मिनरल है। ये आपकी बोन का मिनरल है। तो जब हम ये बात करेंगे कभी भी कि ये बोन नॉन मिनरलाइज्ड है, तो इसका मतलब उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की कमी है। और अगर हम कहें ये ओवर मिनरलाइज्ड है, तो इसका मतलब उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट मोर देन एक्सेस। ठीक है, उसकी जो है वो जरूरत से ज्यादा प्रेजेंट है वहां पे। जो बोन का वेट है, 60 to 70% जो बोन है वो इस कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है। इसका मकसद क्या है या इसका फंक्शन क्या है? ये स्टिफनेस ऐड करता है। प्राइमरी डिटर्मिनेंट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, मतलब कि अगर आप बोन को कंप्रेस करने की कोशिश करें तो इतनी जल्दी कंप्रेस नहीं होती, राइट। तो वो क्यों कंप्रेस नहीं होती? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। At relative percentages of these materials vary with the age and health of the bone. आपकी उम्र क्या है और आपकी हड्डियों की सेहत कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एज ज्यादा है, आपकी जो बोन्स हैं वो वीक हो चुकी होती हैं तब तक, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की जो प्रेजेंस है वो थोड़ी सी कम होती है, ये परसेंटेज कम होती है। दूसरा स्ट्रक्चर जो बोन्स में प्रेजेंट है वो है कोलेजन। और कोलेजन का फंक्शन क्या है? ये फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ को। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? अगर आप बोन को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचे, उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करें, तो वो अगर वो हम ऐसे हाथ से तो नहीं खींच रहे, मैं बात कर रही हूँ अगर लिगामेंट्स वगैरह पुल करते हैं या मसल्स पुल करते हैं, तो वो कितना उसको रेजिस्ट करती है उस पुलिंग को, और कितनी वो पुलिंग बर्दाश्त कर सकती है, ये उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। और ये कहाँ से आती है? कोलेजन से। तीसरा मटेरियल है हमारे पास वाटर। 25-30% जो बोन के अंदर स्ट्रक्चर होता है वो वाटर होता है। और फंक्शन क्या है इसका? ये एक पैसेज के तौर पे एक्ट करता है। वाटर के थ्रू न्यूट्रिएंट्स और जो वेस्ट मटेरियल्स है वो अंदर या बाहर होते हैं बोन में। फिर आती है हमारे पास स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के, ये जो सारा कुछ है अंदर पड़ा हुआ, वाटर है, कोलेजन है, ये कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे? तो बोन मिनरलाइजेशन जो है, एक तो स्पेसिफिक टू बोन होती है। कैसे स्पेसिफिक टू बोन होती है? वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ बोन है, कॉर्टिकल बोन एंड ट्राबिकुलर बोन। अब ये कॉर्टिकल बोन और ट्राबिकुलर बोन, दे आर, ये डिविजन जो हमने बनाई हैं, दे आर बेस्ड अपॉन दी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कैसे? अभी हम बताते हैं आगे। पहले ये देखिए, मोर पोरस बोन्स हैव लेस कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। जिस बोन, अगर कोई बोन नॉर्मली भी, सिर्फ नॉट इन दी प्रेजेंस ऑफ एनी डिजीज और पैथोलॉजी, नॉर्मली भी जो दो टाइप की बोन्स हैं, एक कॉर्टिकल और एक ट्राबिकुलर। ठीक है, कॉर्टिकल के अंदर दोनों में बेसिक डिफरेंस है, वो ये है कि ट्राबिकुलर के अंदर पोर्स ज्यादा होते हैं। पोर का मतलब है सुराख, ठीक है। आप कहें कि उसके अंदर स्पेसेस ज्यादा हैं, जबकि कॉर्टिकल में नहीं होती हैं और वो सारी चीजें टाइटली पैक्ड होती हैं। तो जिस बोन के अंदर पोरोसिटी ज्यादा होगी, पोरोसिटी का मतलब वो जो सुराख की मैं बात कर रही हूँ, ट्राबिकुलर बोन बेसिकली, उसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट कम होता है और उसके अंदर नॉन मिनरलाइज टिश्यू ज्यादा होता है। मतलब कि ये मिनरल्स है ना, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसका जो परसेंटेज है वो कम होती है। नॉन मिनरलाइज टिश्यूज जो हैं उनकी परसेंटेज ज्यादा होती है। और ये जो पोरोसिटी है डायरेक्टली इफेक्ट करती है आपके मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। अब हमने बात की थी दो बोन्स की, कि एक कॉर्टिकल बोन होती है और एक ट्राबिकुलर बोन होती है। जो कॉर्टिकल बोन है वो पोरस कम होती है, मतलब कि वो टाइटली पैक होता है सारा उसके अंदर। तो उसके अंदर
लो पोरोसिटी है, 50 to 30% जो बोन वॉल्यूम है वो नॉन मिनरलाइज्ड टिश्यू का होता है। और ये क्योंकि ये ज्यादा टाइटली पैक होती है ना, सख्त होती है बहुत ज्यादा, इट कैन विथस्टैंड ग्रेटर स्ट्रेस बट लेस स्ट्रेन बिफोर फ्रैक्चरिंग। ये फ्रैक्चर होने से पहले स्ट्रेस ले सकती है लेकिन स्ट्रेन नहीं ले सकती। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्ट्रेस होता है वो फोर्स या वो एक्सटर्नल फोर्सेस जो बोन के ऊपर, या इंटरनल फोर्सेस जो बोन के ऊपर लग रही है, वो स्ट्रेस है। वो कितनी उस फोर्स को बर्दाश्त कर सकती है ये डिपेंड करेगा उसके स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। और स्ट्रेन होता है अगर उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, ये नहीं क्या बोन टेढ़ी तो नहीं हो रही या कुछ और हो रहा है। तो जो कॉर्टिकल बोन्स होती हैं उनके अंदर चूंकि स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है तो वो चेंज नहीं हो सकती, उनके अंदर स्ट्रेन नहीं आता, ये आता भी है तो बहुत कम आता है, लेकिन वो स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकती हैं। अब होगा क्या कि अगर स्ट्रेस उनका लिमिट से ज्यादा हो गया तो बोन का क्या होगी, फ्रैक्चर हो जाएगी, ठीक है। कॉर्टिकल बोन में रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा मिनरल ज्यादा होता है, उस ज्यादा मिनरल की वजह से कॉर्टिकल बोन स्टिफ ज्यादा होती है। अगर वो ज्यादा स्टिफ है तो वो ज्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन कॉन्सिक्वेंटली उसका स्ट्रेन बर्दाश्त करने की जो एबिलिटी है दैट इज लेस। बोन की कंपोजिशन में दूसरी जो टाइप है हमारे पास, दैट इज ट्रेबिक्युली बोन। और जो ट्रेबिक्युली बोन है उसकी वो पोरोसिटी ज्यादा है, ये आपको डायग्राम्स में नीचे नजर आ रही है, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया है उन्होंने। अब ये देखिए इसके अंदर ऐसे सुराख से, इसको कहते हैं हनीकॉम्ब अपीयरेंस या हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब क्या होता है? जैसे शहद की मक्खी का छत्ता होता है ना, उसके अंदर पोर्स होते हैं, ट्रेबिक्युली बोन के अंदर उस तरह की पोरोसिटी होती है। इस पोरोसिटी के अंदर जो 30 to 90% बोन वॉल्यूम है वो नॉन मिनरलाइज्ड टिश्यू का होता है, ट्रेबिक्यूली फिल्ड विद मैरो एंड फैट, ठीक है। ये जो ट्रेबिक्यूलीज होती है, ये जो ट्रेबिक्यूली कहते हैं, जो स्ट्रक्चर है ना उसको कहते हैं। इट कैन विथस्टैंड मोर स्ट्रेन बिफोर फ्रैक्चरिंग। अब ये जो पोरोसिटी है ना, ये डिटरमिन करती है कि वो स्ट्रेन ज्यादा बर्दाश्त कर। अब ये ध्यान में रखना ही जरूरी बात है कि ये दोनों बोन्स नॉर्मल हैं, ये एबनॉर्मेलिटी नहीं है। कुछ बोन्स पोरस होती हैं, कुछ बोन्स नहीं पोरस होती हैं। जो बोन्स पोरस होती हैं वो ज्यादा स्ट्रेन बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन जो वो होती हैं कॉर्टिकल होती हैं, जो नॉन पोरस होती हैं, वो स्ट्रेन नहीं बर्दाश्त करती हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने इनको डिफरेंट जगहों पे, पोरस बोन्स को और नॉन पोरस बोन्स को इसी तरह आपकी बॉडी में लोकेट किया है कि जहाँ पे आपको स्ट्रेन बर्दाश्त करने की जरूरत है या जहाँ पे स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वहां पे अल्लाह ताला ने ट्रेबिक्युली बोन्स रखी हैं। लेकिन कॉन्सिक्वेंटली जहाँ पे नहीं जरूरत, वहां जैसे वर्टिब्री है, वर्टिब्री के ऊपर बहुत सारी चेंजेस आती हैं आपकी वर्टिब्री की शेप, क्योंकि इसके ऊपर लोड एक्टिंग ज्यादा होता है। अगर इसमें स्ट्रेन नहीं होगा तो वर्टिब्रीज आए दिन फ्रैक्चर होंगे। अल्लाह ताला ने सिस्टम को बैलेंस करने के लिए आपकी ट्रेबिक्युली बोन्स जगह जगह रखी हैं। बोन का आप यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक व्यू के अंदर आप ट्रेबिक्युली भी आपको नजर आ रही है और कॉर्टिकल भी, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है इसमें नजर आ रही है। आप ये देखें कि ये फीमर है ट्रेबिक्युली बोन, और उसके अंदर आपको ढेर सारा ट्रेबिक्युली स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दरमियान में, और उसके सराउंडिंग पतली सी कॉर्टेक्स की लेयर है। लेकिन इसके कंपैरेटिव जो आपका स्कल है उसमें आप देखें कि दोनों तरफ जो है वो सैंडविच हुआ हुआ है, बेसिकली कॉर्टिकल बोन दरमियान में है और दोनों साइड पे बड़ी मोटी से जो कॉर्टिकल लेयर है वो उसके है, और दरमियान में ट्रेबिक्युली सैंडविच हुआ हुआ है। तो स्कल के कॉर्टिकल बोन है, जबकि जो फीमर वगैरह है ये ट्रेबिक्युली बोन्स हैं। स्कल क्यों कॉर्टिकल है? क्योंकि इसके अंडरलाइंग ब्रेन होता है आपका पड़ा हुआ। अगर इस बोन में स्ट्रेन आएगा या इसमें चेंजेस आएंगी या अपनी शेप चेंज कर लेगी तो जो आपके सॉफ्ट टिश्यू है नीचे जो ब्रेन पड़ा हुआ है उसके अंदर मसला आएगा या इंजरी हो सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अल्लाह ताला ने जो ट्राबिक्युली मतलब कि कॉर्टेक्स जो है, स्कल जो है आपका कॉर्टिकल बोन का बनाया है। बोथ कॉर्टिकल एंड ट्राबिक्युली बोन्स आर दी इन एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि अगर आप इनके ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेसेस डालेंगे तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज देंगे आपको। ये हमने डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेसेस पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, टेंसाइल स्ट्रेस होता है, कम उसके अलावा आपके पास शियर स्ट्रेस होता है और भी बहुत सारे होते हैं। तो एनाइसोट्रोपी बोन्स में कैसे शो होती है? अगर आप बोन्स के ऊपर इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो ट्रेबिकुली है या कॉर्टिकल है, बोन्स कंप्रेसिव स्ट्रेस को इजीली बर्दाश्त कर लेती हैं, ठीक है। लेकिन इसके कंपैरेटिव जो शियर स्ट्रेस है, जो कि स्लाइडिंग स्ट्रेस होता है, बोन्स उसको इतना बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और जल्दी फ्रैक्चर कर जाती हैं। ये इनकी बोन्स की प्रॉपर्टी है एनाइसोट्रोपिक की। फिर है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्केलेटन। आप अपने स्केलेटन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटन जो कि आपके स्पाइन से रिलेटेड है और अपेंडिकुलर स्केलेटन जो कि आपके लिम्ब से रिलेटेड है, ठीक है। टाइप ऑफ बोन्स क्या होती हैं? शॉर्ट बोन्स हो सकती हैं, फ्लैट बोन्स हो सकती हैं। शॉर्ट बोन का मतलब फॉर एग्जांपल आपकी जो कार्पल्स हैं या मेटाटार या टार्सल्स हैं, छोटी छोटी बोन्स है ना। फ्लैट बोन्स के अंदर कौन सी आती है? आपकी स्कैपुला फ्लैट है,
इरेगुलर बोन्स, आपकी कौन सी बोन्स है? वर्टिब्रे इरेगुलर है। मिनिएचर लॉन्ग बोन्स, होती लॉन्ग है लेकिन ये छोटी, इनकी जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, तो इसमें हम आपको मेटाकार्पल्स और मेटाटार्सल्स को इंक्लूड करते हैं। और लास्ट जो हमारे पास वैरायटी है, दिस इज अबाउट सेसामॉइड बोन्स। जो सेसामॉइड बोन्स हैं वो ऐसी बोन्स होती हैं जो कि टेंडन में जनरेट हो जाती हैं, ठीक है। इसमें एक पटेला की एक एग्जांपल है, ये नेचुरल होती है, और कुछ जो बाद में प्रोड्यूस हो जाती हैं वो भी होती हैं। तो ये एग्जांपल्स थी लॉन्ग टाइप ऑफ बोन्स की। अब आती है हमारे पास बोन ग्रोथ और डेवलपमेंट। बोन दो तरह से ग्रो करती है, या तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती है, मतलब कि लंबाई में ग्रो करती है, या फिर वो चौड़ाई में ग्रो करती है। जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ है वो कहाँ पे होती है? आपके एपिफाइसिस के ऊपर। यहाँ पे पहले मैं ये बताते चलूं कि एपिफाइसिस होता क्या। आपको नीचे एक डायग्राम नजर आ रही है। एपिफाइसेस आर, और ये लॉन्ग बोन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एपिफाइसेस आर ऑलवेज द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन। फॉर एग्जांपल अगर फीमर है तो फीमर का अपर एंड एपिफाइसिस है, और फीमर का जो लोअर एंड है वो एपिफाइसिस है। डायफाइसिस कहते हैं शाफ्ट को, ठीक है। जो शाफ्ट होती है किसी भी बोन की, चाहे वो ह्यूमरस है या फीमर है या कोई और बोन है, उसको डायफाइसिस कहा जाता है। और एपिफाइसिस और डायफाइसिस के दरमियान का जो थोड़ा सा पोर्शन होता है ना, जो शाफ्ट को कनेक्ट करता है आपके लॉन्ग, आपके एंड्स के साथ, उसको कहते हैं मेटाफाइसिस। अब मेटाफाइसिस और एपिफाइसिस के दरमियान में थोड़ी सी जगह होती है जहाँ पे एपिफिजियल या ग्रोथ प्लेट्स पड़ी हुई होती हैं। ये ग्रोथ प्लेट्स हैं जहाँ पे बोन ग्रो करती है, सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी होती है, और आपकी बोन लॉन्गिट्यूडनल ग्रो करती है। और ये जो ग्रोथ है ये 18 से 25 साल के दरमियान में जाके बंद होती है, मतलब कि 15 ईयर्स तक बोन्स आपकी लॉन्गिट्यूडनल ग्रो करती हैं। अगर आप हाइट की बात करें तो 25 साल तक हाइट इंक्रीज होती है। दूसरी हमारे पास वैरायटी है जनाब सर्कमफ्रेंशियल स्पैन, ठीक है। ये इसके अंदर कोई एज नहीं है, ये जो डायमीटर है बोन्स का ये इंक्रीज करता रहता है, लेकिन एडल्टहुड में ये ज्यादा होती है, उसके बाद थोड़ी हो जाती है। होता क्या है, कंसेंट्रिक लेयर्स में सर्कल्स के अंदर जो पेरियोस्टियम है वो बनती रहती है, और आपकी जो बोन है वो चौड़ी होती जाती है या ग्रो करती जाती है। करवाता कौन है ये ग्रोथ? आपके बोन सेल्स, तीन टाइप के बोन सेल्स होते हैं, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं वो बोन फॉर्मेशन सेल्स होते हैं, जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं वो बोन रिजॉल्विंग सेल्स होते हैं, वो बोन को कटिंग करते हैं। जो बोन हमारी एडल्ट बोन्स की जो डेवलपमेंट होती है वो दोनों चीजों के मिक्सचर से होती है, मतलब कि ऑस्टियोब्लास्ट बना रहे होते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो पुरानी बोन को वहां से डिसॉल्व कर रहे होते हैं, तो दोनों के बैलेंस से एक नॉर्मल बोन बनती है। और चूंकि एज के साथ कोलेजन कम हो जाता है तो उसकी वजह से जो बोन्स हैं वो ब्रिटल ज्यादा हो जाती हैं और इजीली फ्रैक्चर हो जाती हैं, और कोलेजन एज कम्पेयर टू मेन, वुमेन में ज्यादा एज के साथ कम होता है। बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वुमेन का पीक बोन मिनरल कंटेंट जो होता है 25 से 28 ईयर इन फीमेल्स, हाउएवर 30-35 ईयर्स इन मेन, मतलब कि इस एज तक जो बोन का मिनरल कंटेंट है वो मैक्सिमम इंक्रीज होता है। उसके बाद 50 साल के ऊपर अगर आप जाएं तो 0.5 से 1% लॉस पर ईयर, मतलब कि हर साल जो बोन मिनरल है वो आपका 0.5% या 1% है वो कम होता है। 6.5% लॉस जो है आफ्टर द एज 50 फॉर फर्स्ट 5 to 8 ईयर्स, पहले 5 से 8 सालों में 50 साल से ऊपर आपकी बोन जो है कम से कम 6। 50 साल से ऊपर 5 या 10 सालों आप कहें कि एवरेज, मतलब कि 60 ईयर्स तक आपकी जो बोन्स हैं वो 6.5% अपना बोन मिनरल जो होता है वो लॉस कर चुकी होती हैं। बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो एजिंग है वो बहुत रोल प्ले करती है। क्या रोल प्ले करती है? आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती हैं, और जो जनरल टफनेस है बोन की वो भी कम हो जाती है। इंक्रीज लॉस ऑफ द बोन सब्सटेंस, पोरोसिटी बढ़ती जाती है एज के साथ, मतलब कि उन बोन्स में भी पोरोसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है जिनमें पोरस नहीं होती है, और जो होती हैं उनकी और ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। और आप जो ऑस्टियोपोरोसिस आपके शायद आपने सुना हो, उसमें बेसिकली मिनरलाइज कंटेंट कम हो जाता है, तो मिनरलाइज कंटेंट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह कम हो जाती है और पोरोसिटी बढ़ जाती है, मोर देन नॉर्मल बढ़ जाती है।
डिसकनेक्शन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ट्राबिक्यूले लीड्स टू वीकनेस। जो ट्राबिक्यूली हैं उनके जो आपस में कनेक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है एज के साथ, और उसकी वजह से क्या होता है, वीकनेस हो जाती है, बोन्स वीक हो जाती हैं। फिर आगे हमारे पास है वुल्फ लॉ। वुल्फ लॉ क्या कहता है कि देयर इज अ लॉ अबाउट बोन्स, और ये वुल्फ लॉ ये कहता है कि बोन की स्ट्रेंथ increases and decreases as the functional force on the bone increases and decreases। कैसे? कि आपकी बोन्स जो है क्योंकि वो स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करती हैं, अगर हेल्दी बोन्स हैं और ठीक है उनको काम करने के लिए थोड़ा सा, उनको प्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस चाहिए होता है। स्ट्रेस कैसे आता है? यूजुअली जो आपका बॉडी वेट वगैरह है वो आता है। मॉडलिंग और रीमॉडलिंग होता है स्ट्रेस का अंदर बोन का रिस्पॉन्स। मॉडलिंग होती है बोन फॉर्मेशन, और रीमॉडलिंग होती है या तो बोन फॉर्मेशन या फिर बोन रिजॉल्विंग। रीमॉडलिंग में दोनों चीजें आती। बोन मॉडलिंग क्या चीज है? न्यू बोन फॉर्मेशन है लेकिन नॉट प्रेसिडेड बाय द रिजॉर्प्शन, मतलब कि डायरेक्ट ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी होती है और न्यू बोन जो है वो फॉर्मेट होती है, मतलब कि इमेच्योर जो बोन्स होती हैं इस तरह ग्रो करती हैं। जबकि जो रीमॉडलिंग होती है उसमें बोन फॉर्मेशन होती है लेकिन बोन फॉर्मेशन से पहले बोन रिजॉर्प्शन भी होती है। और रिजॉर्प्शन कैसे होती है? ऑस्टियोक्लास्ट की वजह से। ऑस्टियोक्लास्ट आपकी जो ओल्ड बोन है या जो डैमेज बोन है उसको पहले रिजॉल्व करता है और फिर उसके बाद आपकी जो बोन फॉर्मेशन है वो उसके ऊपर होती है। ठीक है, अब जो थ्रेशोल्ड है वो जेन में रखने वाला है कि जो स्ट्रेन, अगर तो सर्टेन थ्रेशोल्ड होगा और वो स्ट्रेन से कम होगा, ठीक है, तो मतलब कि आप जेन में रखें कि अगर तो इनफ स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, और स्ट्रेन होगा तो बोन मॉडलिंग या रीमॉडलिंग होगी। लेकिन अगर वो जो स्ट्रेस है वो कम है, थ्रेशोल्ड से कम है, और स्ट्रेन भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो फिर रीमॉडलिंग वगैरह होती है। जो रीमॉडलिंग है, हमने बात की थी कि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट दोनों की एक्टिविटी की वजह से होती है, तो उसको दो फेजेस में डिवाइड करते हैं या दो मोड्स में बात करते हैं, जो एक कंजर्वेटिव मोड और दूसरा डिसयूज मोड। कंजर्वेटिव मोड होता है, इसके अंदर ऑस्टियोक्लास्ट ने पहले काम किया, मतलब कि जितनी बोन ऑस्टियोक्लास्ट ने रिमूव की बाद में ऑस्टियोब्लास्ट ने उतनी ही ऐड कर दी, तो जो बोन का टोटल मास है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, ये कंजर्वेशन मोड है, कंजर्व हो गया, जितना था उतना ही है। जबकि डिसयूज मोड में क्या होता है, इसमें ऑस्टियोक्लास्ट काम करते हैं लेकिन ऑस्टियोब्लास्ट या तो करते ही नहीं या करते हैं तो बहुत कम करते हैं, तो जो मास है टोटल वो कम हो जाता है, उसको डिसयूज मोड कहते हैं। और डिसयूज मोड यूजुअली जो एट्रोफीज वगैरह होती है तब आता है, डिजीजेस में आता है तब ज्यादा। ऑस्टियोसाइट का फंक्शन बताया हुआ है कि ऑस्टियोसाइट्स का क्या फंक्शन है। जैसे ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मेशन करते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट बोन रिजॉर्प्शन करते हैं, जो ऑस्टियोसाइट्स हैं वो ट्रिगर करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट की को फॉर्मेशन का, मतलब कि वो जाके ऑस्टियोब्लास्ट को बताते हैं कि चलो जी तुम्हें काम की जरूरत है या काम करो। Bone remodeling involves a balance of the osteoclast and osteoblast action. It will result in maintenance or the loss of bone mass। ये पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपको पहले अभी बता चुकी हूँ। बोन डेंसिटी को कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं? फिजिकल एक्टिविटी जितनी कम होगी डेंसिटी उतनी कम होगी। डाइट, अगर आप कैल्शियम नहीं ले रहे हैं आपकी बोन्स वीक होंगी। लाइफस्टाइल, अगर आपका बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप एक्टिविटीज नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी की तरह है। जेनेटिक्स, आप सब कुछ करते हैं, बड़े हेल्दी लाइफस्टाइल है आपका, लेकिन उसके बावजूद आपकी बोन्स वीक हो गई हैं, आपको कोई बोन की डिजीज हो गई है, तो देयर कुड बी अ रोल ऑफ जेनेटिक्स। लीन बॉडी मास, मसल स्ट्रेंथ, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, ये सारी चीजें आपकी बोन स्ट्रेंथ में रोल प्ले करती हैं या बोन डेंसिटी में रोल प्ले करती हैं। बोन्स के अंदर एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है मेलिएबिलिटी। कहते हैं कि जनाब बोन्स जो हैं वो मेलिएबल हैं। मेलिएबल का क्या मतलब होता है कि बोन्स जो है वो चेंज कर जाती हैं, या फिर आप है कि जितना स्ट्रेस उसके ऊपर होता है वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती हैं। बोन हाइपोट्रोफी है, उसके बाद वो कंडीशंस हैं, हाइपोट्रोफी एंड एट्रोफी। हाइपोट्रोफी होती है नॉर्मल से ज्यादा सेल का बन जाना। ठीक है, कौन सा सेल का? यहाँ पे हम बोन सेल की बात करें तो ऑस्टियोब्लास्ट होगा क्या, बेसिकली बोन मास इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू प्रीडोमिनेंस ऑफ द ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में भी हाइपोट्रोफी होती है। ठीक है, यूजुअली फॉर एग्जांपल जो टेनिस प्लेयर्स होते हैं उनके मसल्स और उनकी बोन्स है वो हाइपोट्रोफी कर जाती है क्योंकि वो बार बार उसको यूज कर रहे होते हैं, और जितना ज्यादा लोड होगा मिनरलाइजेशन उतनी ज्यादा, साइज भी उतना ज्यादा बढ़ेगा, और स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग भी होता है। बोन्स ऑफ द एक्टिव इंडिविजुअल्स आर डेंसर देन द सेडेंटरी। ठीक है, ये आपके लाइफस्टाइल का इसमें बता रही एक्सप्लेनेशन हो रही है। हाई फीमर बोन डेंसिटी इज फाउंड इन दी वेट लिफ्टर्स, थ्रो रनर्स, सॉकर प्लेयर्स एंड स्विमर्स। उसके कंपैरेटिव है हमारे पास बोन एट्रोफी।
बोन एट्रोफी क्या होती है कि आपकी जो बोन का मास है वो कम हो जाता है, और वो क्यों कम होगा? ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ द ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ऑस्टियोक्लास्ट सेल बोन रिजॉल्व करते हैं ना, तो उनकी एक्टिविटी अगर ज्यादा होगी तो बोन एट्रोफी कर जाएगी। और रीमॉडलिंग के थ्रू होता है, जो डिसयूज मोड है रीमॉडलिंग का, उसके थ्रू होता है बोन कैल्शियम या बोन वेट जो है वो स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और यूजुअली जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं ना, या एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर बोन एट्रोफी कर जाती है, क्योंकि उस पर एक्टिंग वेट नहीं होता। 4 to 6, यहाँ पे एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपने 6 महीने लगा के अगर बोन का वेट इंक्रीज किया है ना, 6 महीने आपने ट्रेनिंग किया और आपकी बोन की हेल्थ बड़ी अच्छी हो गई है, और उसके बाद आप सिर्फ 1 महीना या सवा महीना भी बेड रेस्ट ले लेना, टोटल बेड रेस्ट लेनी, तो आपकी बोन्स का जो जो भी आपने गेन किया था वो सब खत्म हो जाएगा, और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, स्पेशली जो ट्राविकुलर बोन्स है उनके अंदर। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस इस चीज की क्रिएट करनी है कि फिजिकल एक्टिविटी आप कितनी मर्जी कर लें, अगर आप छोड़ देंगे तो सारा कुछ लॉस हो जाएगा। यू विल बैक टू नॉर्मल, नॉर्मल तो नहीं, खैर लेस देन नॉर्मल। बोन एट्रोफी क्या है? डिक्रीज बोन मास होता है, बोन स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, रेजिस्टेंस जो फ्रैक्चर को होनी होती है वो भी कम हो जाती है, इजीली फ्रैक्चर हो जाती है बोन्स। एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर इफेक्ट आता है क्या, कि ओवरऑल इफेक्ट हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि उनका जो कैल्शियम का बैलेंस है वो कम हो जाता है, और वो यूजुअली इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होती है और कैल्शियम बॉडी में से निकल जाता है, इस वजह से उनका जो है वो बोन्स कम हो, वो बोन मास है वो कम हो जाती है। दूसरा इसमें रोल ये भी हो सकता है कि हो सकता है ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो ब्लड फ्लो है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। एट्रोफी में ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, कम हो जाती है, ग्रेविटी की वजह से कंप्रेसिव फोर्स प्रोड्यूस होती है, और जो मसल्स हैं वो टेंसाइल फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर ये एक्टिंग नहीं है तो आपके जो बोन्स हैं उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, ये लेक्चर था बेसिकली, दिस वाज अबाउट बोन्स क्या है, कैसे ग्रो करती हैं, क्या नहीं करती, और अगर इनके ऊपर एक्टिंग फोर्सेस कम हो जाएं तो फिर वो बोन्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी। दिस वाज अबाउट दिस। ठीक है, अल्लाह हाफिज।